हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों अथवा आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। बीते 38 दिनों से चल रहे आंदोलन को और तेज करते हुए केरल की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी आशा वर्कर्स ने राज्य सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। यह प्रदर्शन केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एसोसिएशन यानी कहवा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस हड़ताल के शुरू किए जाने के पीछे का प्रमुख कारण यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के साथ हुई 2 दौरे की वार्ता का आशानुरूप परिणाम नहीं आया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों को वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें इस कदम को उठाना पड़ा। आशा कार्यकर्ता, जो भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं, उचित वेतन, बेहतर कार्य स्थितियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान की मान्यता की मांग कर रही हैं। इसके अंतर्गत वे 21,000 रुपए के निश्चित मासिक वेतन की मांग कर रही हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभ और मानदेय आधारित भुगतान प्रणाली को समाप्त करने की भी मांग हो रही है। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं का सैनिक के रूप में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी जिम्मेदारियों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण अभियान, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें उचित वेतन तो दूर की बात है और अभी तक सरकारी कर्मचारी के रूप में स्पष्ट मान्यता तक नहीं दी गई है। जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान को, उनके महत्व को और बढ़ा दिया गया है, जब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की थी। अब देखिए, NHM, जिसे 2005 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की खाई को पाटने के लिए शामिल किया गया था। हालांकि आशा कार्यकर्ता को स्वयं सेवक के रूप में मान्यता दी जाती है और उन्हें निश्चित वेतन के बजाय केवल प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन मिलता है। यह मानदेय आधारित प्रणाली वर्षों से विवाद का विषय रही है। आशा कार्यकर्ताओं का तर्क है कि उनका काम अब सामाजिक या स्वयं सेवा से स्तर से बहुत ऊपर उठ चुका है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसी कारण NHM, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, को आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली व्यवस्थागत समस्याओं को हल करने में विफल रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि यह प्रदर्शन आशा कार्यकर्ताओं के किन संवैधानिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण कार्य स्थितियों के अधिकार के रूप में व्याख्या की है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य को सभी श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे जैसे भूख हड़ताल अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर रही है, सभी की नजरें राज्य और केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वे पीछे नहीं हटेंगी। उनका प्रदर्शन याद दिलाता है कि किसी देश का स्वास्थ्य उसके स्वास्थ्य कर्मियों की भलाई पर निर्भर करता है। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। देखना है कि क्या सरकार अपने स्वास्थ्य सैनिकों की पुकार सुनेगी या यह गतिरोध जारी रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आशा कार्यकर्ता का यह प्रदर्शन नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं को हल करें। उनकी लड़ाई न केवल अपने लिए है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए है जो उनकी सेवाओं पर निर्भर हैं। अगला मुद्दा जुड़ा है फ्रीबीज की संस्कृति, MP लेड फंड में वृद्धि की मांग और सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता से।
यह मुद्दा संसद में गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर गंभीर बहस की अपील की है। आइए इस मुद्दे की गहराई से जांच करते हैं और समझते हैं कि आखिर बहस क्यों महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के हालिया सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज की संस्कृति को तुष्टीकरण का तरीका और चुनावी लालच कहकर संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रथाएं अक्सर सरकारों को आर्थिक तंगी में डाल देती हैं और संसाधनों को दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स से हटा देती हैं। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि अगर सब्सिडी देना जरूरी है तो वह सीधी और पारदर्शी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका में किसानों को सीधे सब्सिडी दी जाती है, जिससे पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित रहती है। इस बहस के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद और फ्लोर लीडर राम गोपाल यादव ने सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेड फंड को वर्तमान के 5 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने की मांग की है। यादव ने तर्क दिया है कि निर्माण लागत में वृद्धि और विकास की बढ़ती जरूरतों के कारण वर्तमान आवंटन अपर्याप्त हो गया है। उन्होंने एमपी लेड फंड को जीएसटी से मुक्त करने और काम की गुणवत्ता और अनुमानों के लिए एक तकनीकी सेल बनाने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि यादव ने कहा है कि अगर यह संभव नहीं है तो एमपी लेड योजना को समाप्त कर देना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि संवैधानिक प्रावधान इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, फ्रीबीज और विकास फंड पर बहस भारत के संवैधानिक ढांचे से जुड़ी हुई है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर जोर देता है। अनुच्छेद 38 राज्य को आय की असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 39 संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। हालांकि चुनौती यह है कि कल्याणकारी उपायों को राजकोषीय अनुशासन के साथ कैसे संतुलित किया जाए। संविधान कल्याणकारी नीतियों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह प्रभावी और टिकाऊ योजनाएं बनाए। न्यायपालिका ने अक्सर यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी उपाय राजकोषीय जिम्मेदारी से समझौता न करें, जैसा कि कर्ज माफी और सब्सिडी से जुड़े मामलों में देखा गया है। इस बहस के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक राष्ट्रीय नीति की अपील की है, ताकि सरकारी निवेशों को संचारित तरीके से बड़े हित के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसमें एमपी लेड योजना को फिर से देखना, सब्सिडी को सुव्यवस्थित करना और सीधे लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देना शामिल है। देखिए, जैसे जैसे भारत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, फ्रीबीज, एमपी लेड फंड और संरचित नीतियों पर यह चर्चा और भी प्रासंगिक हो गई है। चुनौती यह है कि संसाधनों का उपयोग कुशल और न्याय संगत तरीके से किया जाए, ताकि तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक विकास दोनों का ध्यान रखा जा सके। मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्र की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जातियों यानी एससीज के उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में निर्णय एससी समुदाय के सबसे वंचित वर्ग के बीच लाभों के समान वितरण सुनिश्चित करने की 30 वर्षों की लंबी लड़ाई का परिणाम है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर आधारित है, जो राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। हालांकि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के उपसमूह में वर्गीकरण एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि ऐसे वर्गीकरण पर केवल संसद ही निर्णय ले सकती है। इस फैसले ने उपवर्गीकरण के कार्यान्वयन को वर्षों तक रोक दिया। हालांकि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने उपवर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा, जिससे आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सक्रिय कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि उपवर्गीकरण की मांग नई नहीं है। दरअसल 1996 में गठित न्यायमूर्ति रामचंद्र राव आयोग ने व्यापक अध्ययन के बाद उपवर्गीकरण की सिफारिश की थी। बाद में 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ उपवर्गीकरण कानून बनाया गया। हालांकि 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानूनी बाधाएं खड़ी कर दी थी। बाद में 2023 में हालिया न्यायिक मंजूरी ने अब राज्य को परिवर्तनकारी नीति को आगे बढ़ाने में सक्षम बना दिया है। अब देखिए, इस उपवर्गीकरण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा। आगे 2026 से इसे जिला स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभों को स्थानीय स्तर तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। एक सदस्यीय आयोग ने राज्य के 13 जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण के बाद एससी को 3 श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की है। इसमें समूह 1, जिसमें सबसे पिछड़ी उपजातियों के अंतर्गत रेल्ली उपसमूह की 12 जातियां शामिल हैं। ये कुल एससी आबादी का 2.25% हैं।
तथा इनको 1% आरक्षण मिलेगा। इसी तरह समूह 2, जिसमें पिछड़ी उपजातियों के अंतर्गत माडिगा उप समूह की 18 जातियां शामिल हैं, ये एससी आबादी का 41.56% हैं तथा इनको 6.5% आरक्षण दिया जाएगा। और समूह 3 में कम पिछड़ी उपजातियां या माला उपसमूह के अंतर्गत 29 जातियां शामिल हैं, ये एससी आबादी का 53.97% तथा इनको 7.5% आरक्षण प्राप्त होगा। नई रोस्टर प्रणाली के तहत प्रत्येक 100 सरकारी नौकरियों में से 8 माला उपसमूह को, 6 मडिगा उपसमूह को और 1 रेल्ली उपसमूह को आवंटित की जाएंगी। यह एससी समुदाय के भीतर ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करते हुए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना सरकार ने भी अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण विधेयक 2025 पारित कर दिया, जो 59 एससी उपजातियों को 3 समूहों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ऐतिहासिक निर्णय आरक्षण के लाभों को समान रूप से सभी लोगों तक पहुंचाने से जुड़ा है। इस विधेयक के अंतर्गत सरकार 59 अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें 15% एससी आरक्षण कोटा के अंतर्गत समूह 1 को 1% आरक्षण, समूह 2 को 9% आरक्षण और समूह 3 को 5% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय आरक्षण के लाभों को समान रूप से वितरित करने के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है, विशेष रूप से माडिगा जैसी हाशिए पर रही उपजातियों के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और रोजगार के अवसरों में पीछे रही हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया और एससी उपवर्गीकरण के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और समुदायों के बलिदान को स्वीकार किया। उन्होंने विशेष रूप से माडिगा आरक्षण पोरट्टा समिति MRPS का उल्लेख किया, जो दशकों से इस संघर्ष में अग्रणी रही है। यह निर्णय अनुच्छेद 341 के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुरूप है, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और राज्यों को उनके कल्याण के लिए समायोजन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 का खंड 4 राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, ताकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तेलंगाना सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी घोषणा की कि 2026 की जनगणना के आधार पर एससी आरक्षण कोटा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा द्वारा एससी उपवर्गीकरण को मंजूरी देना सामाजिक न्याय और समान विकास प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एससी समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करके राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है। यह निर्णय न केवल 3 दशकों की मांग को पूरा करता है, बल्कि समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। जैसा कि मुख्यमंत्री नायडू ने सही कहा कि 3 दशकों का यह सफर सामाजिक न्याय के लिए मेरा सबसे गर्व का योगदान है। बीस मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एक बार फिर से स्थापित किया कि सार्वजनिक हित किसी भी निजी लाभ से ऊपर या सर्वोपरि होता है। मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि अगर सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे निजी समझौते के जरिए वापस नहीं किया जा सकता। यह फैसला दिल्ली के नरेला में 33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में आया, जहां दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने अधिग्रहित भूमि का आधा हिस्सा मूल मालिक को वापस करने का फैसला किया था। दरअसल सरकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत नरेला में अनाज मंडी बनाने के लिए 33 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। आगे इसे कृषि विपणन बोर्ड को सौंप दिया गया, जो कृषि बाजारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कुछ समय बाद बोर्ड ने मूल भूमि मालिक के साथ एक निजी समझौता किया और अधिग्रहित जमीन का आधा हिस्सा मालिक को वापस करने का फैसला किया। इसके बदले में मालिक ने पर्याप्त मुआवजा और 12% ब्याज देने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को राज्य की प्रभुता संपन्न शक्ति के प्रति धोखाधड़ी करार दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि जब राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जमीन का अधिग्रहण करता है, तो ऐसे अधिग्रहण के लाभार्थी द्वारा निजी समझौते के जरिए इस प्रक्रिया को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। आपको जानना चाहिए कि यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A पर आधारित है, जो हर नागरिक को संपत्ति का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार राज्य की प्रभुता संपन्न शक्ति के अधीन है, यानी राज्य सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, बशर्ते कि उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे अब 2013 के न्याय संगत मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है ताकि यह पारदर्शी और निष्पक्ष हो।
यह फैसला न सिर्फ इस मामले में न्याय सुनिश्चित करता है बल्कि भविष्य में ऐसे मामले के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। संपूर्ण विश्व जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक गिनी जाती है, लेकिन एक मामले की सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर विकास दर इतनी ऊंची है तो फिर 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं, इस सवाल से सरकार और नीति निर्माताओं के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। यह मामला प्रवासी मजदूरों की राशन कार्ड देने से जुड़ा था ताकि वे सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को महज एक तकनीकी मुद्दे तक ही नहीं देखा, बल्कि यह सवाल उठाया कि आखिर जब देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है तो इतनी बड़ी आबादी को भूखे क्यों रहना पड़ रहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने तीखे शब्दों में कहा, यदि 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है तो फिर उच्च प्रति व्यक्ति आय का दावा एक विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को न केवल न्यायालय को देना चाहिए बल्कि पूरे समाज को इसे जानने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि भारत में आर्थिक असमानता अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ लोग अरबों खरबों के मालिक हैं जबकि लाखों लोग 30 से 40 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA और अन्य योजनाएं जमीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। भूषण ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा राशन वितरण प्रणाली 2011 की जनगणना पर आधारित है, जबकि तब से आबादी में काफी इजाफा हुआ है। इस वजह से करोड़ों गरीब सरकारी अनाज से वंचित रह जाते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सब्सिडी वाली राशन प्रणाली सच में गरीबों की मदद कर रही है या फिर यह केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी वादों में मुफ्त राशन का जिक्र अक्सर किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर भी गहरी चिंता जताई। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए थे और अब भी उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस संदर्भ में सरकार ने ई-श्रम पोर्टल बनाया जिसमें 28.6 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 20.63 करोड़ के पास राशन कार्ड हैं, यानी 8 करोड़ से अधिक मजदूर अभी भी सरकारी अनाज से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में साफ कर दिया कि भोजन का अधिकार सिर्फ सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नागरिक भूखा नहीं रह सकता और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। जहां तक एक तरफ गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब तक समाज के हर एक तबके को विकास का लाभ नहीं मिलेगा तब तक यह विरोधाभास बना रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन सवालों के ठोस जवाब देगी या फिर यह मुद्दा भी अन्य बहसों की तरह समय के साथ धुंधला हो जाएगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, केरल की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किस प्रमुख मांग के तहत शुरू की गई? पहला, स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के विरोध में। दूसरा, 21,000 रुपए के निश्चित मासिक वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग के लिए। कोविड-19 में उनके योगदान की मान्यता के लिए या फिर नए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा अनुसूचित जातियों यानी SC के उपवर्गीकरण को मंजूरी देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, उपवर्गीकरण का निर्णय 2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा और इसे 2026 से जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। एक सदस्यीय आयोग ने SC समुदाय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें माला उपसमूह को सबसे अधिक आरक्षण 7.5% प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 341 के तहत केवल संसद को अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बरकरार रखा। और चौथा विकल्प है, रेल्ली उपसमूह जो कुल आबादी समूह का 2.25% है को 1% आरक्षण प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया बयान में किस अनुच्छेद के तहत भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अब आगे कुछ प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल ID virat.dube@studyIQ.com पर। प्रश्न है, आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों से संबंधित है और यह उनके अधिकारों पर क्या महत्वपूर्ण सवाल उठाता है? इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण में आप लिख सकते हैं निम्नलिखित बिंदुओं को, जैसे अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण कार्य स्थितियां भी शामिल हैं। आशा कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालकर सेवाएं देती हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए उचित वेतन और कार्य स्थितियां। यह अनुच्छेद राज्य को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि सभी श्रमिकों को उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य स्थितियां मिलें। आशा कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक माना जाता है, जिससे उन्हें श्रमिक अधिकारों का लाभ नहीं मिलता। साथ ही आप कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी रख सकते हैं, जैसे कि क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देगी? क्या मानदेय आधारित प्रणाली को समाप्त कर निश्चित वेतन प्रणाली लागू की जाएगी? या क्या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यकर्ता कर्मियों को उनके योगदान के अनुरूप लाभ मिलेगा? इन सब के बाद आप निष्कर्ष में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल केवल वेतन वृद्धि की मांग नहीं है, बल्कि सिस्टम में एक बुनियादी सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है। इस प्रश्न के तहत आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों एससीज के उपवर्गीकरण के महत्व की व्याख्या कीजिए। इसका उद्देश्य एससी समुदाय के भीतर ऐतिहासिक असमानताओं को कैसे संबोधित करना है? इस प्रश्न के उत्तर के दृष्टिकोण में उपवर्गीकरण का महत्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियां यानी एससी के उपवर्गीकरण का निर्णय सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह नीति एससी समुदाय के भीतर मौजूद निम्न उप समूहों के बीच आर्थिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है। उपवर्गीकरण का उद्देश्य आरक्षण के लाभों को समान रूप से वितरित करना है, ताकि सबसे वंचित समूहों को विशेष सहायता मिल सके। ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करना, एससी समुदाय के भीतर कुछ उपसमूह जैसे कि रेल्ली और माडिगा ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं। इस नीति से यह सुनिश्चित होगा कि आरक्षण का लाभ केवल प्रभावशाली उपसमूहों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी वंचित समूहों तक पहुंचे। संवैधानिक और कानूनी आधार भी हो सकते हैं, जैसे यह नीति भारतीय संविधान पर आधारित है, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले ने राज्यों को एससी समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी, जिससे यह नीति लागू हो सकी। और भविष्य की दिशा ये होगी कि 2026 से इस नीति को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि लाभों का स्थानीय स्तर पर समान वितरण सुनिश्चित हो सके। इससे एससी समुदाय के भीतर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा और सभी उपसमूहों को विकास के अवसर प्राप्त होंगे। निष्कर्ष में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एससी उपवर्गीकरण का उद्देश्य समुदाय के भीतर ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और सभी वंचित समूहों को आरक्षण का न्याय संगत लाभ प्रदान करना है। यह नीति सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के पॉलिटिकल वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ कुछ नई खबरों के लिए उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।